हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट डिलीवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। थर्ड पार्टी गारंटी। अब ये थर्ड पार्टी गारंटी क्या होती है? तो देखो, मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी बैंक है और यहाँ पर एक एक्स पर्सन है। एक्स पर्सन एबीसी बैंक से लोन लेना चाहता है, मान के चलो 10 लाख रुपए का। ठीक है। अब एबीसी बैंक जो है वो एक्स पर्सन को ऐसे ही लोन नहीं देगा। ठीक है। जो एबीसी बैंक है वो सिक्योरिटी मांगेगा कि आप मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, तभी तो मैं आपको लोन दे पाऊंगा ना। मेरे को आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं है। ठीक है। तो एक्स पर्सन ने वाई पर्सन जो कि इसका दोस्त था उसको बुलाया और वाई पर्सन को बोला कि आप ना गारंटी दे दीजिए एबीसी बैंक को, ताकि ये मुझे यहाँ पर लोन दे दे। तो वाई पर्सन ने यहाँ पर एबीसी बैंक को गारंटी दी कि आप 10 लाख रुपए का लोन एक्स पर्सन को दे दीजिए, ये यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको लोन जो है वो रिपे कर देगा बिना किसी दिक्कत के। अगर अगर एक्स पर्सन लोन को रिपे नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर रिपे कर दूंगा। तो इस गारंटी के बेस पर एबीसी बैंक ने यहाँ पर 10 लाख का लोन एक्स पर्सन को दे दिया। तो ये जो वाई पर्सन ने गारंटी दी है, इसी को हम यहाँ पर थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो गारंटीज होती है वो बैंक नॉर्मली इंडिविजुअल से और अदर लीगल एंटिटीज से लेती है, ताकि बैंक के पास एक एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है वो आ सके। ठीक है। अगर बॉरोवर डिफॉल्ट करेगा तो वो गारंटर से पैसा रिसीव जो है वो कर सकते हैं, पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी अगर लोन लेती है तो कंपनी के अंदर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या फिर उसके जो डायरेक्टर्स हैं उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। तो यहां पर बैंक को थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो पैसा कहां से रिकवर करेगी। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर और शेयर होल्डर की तो लायबिलिटी पहले से लिमिटेड है, तो उससे तो पैसा हम ले नहीं पाएंगे। तो इस केस में जो बैंक है वो यहां पर डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर से गारंटी लेती है कंपनी के बिहाफ पर कि आप कंपनी के बिहाफ पर गारंटी दीजिए, ताकि अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो हम आपसे पैसा जो है वो रिकवर कर पाए। ठीक है। अब देखो, ये जो गारंटीज दी जाती हैं इसके रिगार्डिंग आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजली हेल्ड कंपनीज, या आप प्राइवेट कंपनीज भी आप कह सकते हो। ठीक है। ऐसी कंपनीज जहां पर स्मॉल या फिर कनेक्टेड ग्रुप्स ने सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऑन किए हुए हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए कंपनी है, उसको उसके 10 यहां पर शेयर होल्डर है, उन्होंने 100% शेयर जो है वो एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है। और उनका कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो उस केस में बैंक नॉर्मली जो है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे गारंटी मांगती है। अगर कंपनी लोन लेने जाती है ना तो बैंक यहां पर शेयर होल्डर से गारंटी मांगती है कि आप हमें यहां पर गारंटी प्रोवाइड कीजिए, ना कि डायरेक्टर से, क्योंकि इन शेयर होल्डर्स का काफी ज्यादा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट कंटिन्यूटी। कई बार क्या होता है कि जो बैंक है ना वो डायरेक्टर से भी गारंटी मांगती है। देखो, कंपनी को कौन मैनेज कर रहे होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उनसे गारंटी नहीं लेते हैं तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते, वो कंपनी को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। पर अगर आपने डायरेक्टर से गारंटी ले ली, पर्सनल गारंटी, कि आप यहां पर कंपनी के बिहाफ पर हमें गारंटी प्रोवाइड कीजिए, तो वो सीरियस होकर अपना काम करते हैं और कंपनी को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि कंपनी डूबेगी तो डायरेक्टर के ऊपर भी बात आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी यहाँ पर पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है, पर उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी नहीं है, मान लो उनको क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है बी। ठीक है। तो उस केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनीज के, उनसे पर्सनल गारंटी जो है वो ली जाती हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे जो लोन है वो अनसिक्योर्ड हो तो, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, वो फर्स्ट क्लास कंपनी नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उसने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है बैंक से, तो बैंक अनसिक्योर्ड लोन तभी देती है अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल गारंटी देंगे तो। ठीक है। ताकि बैंक के पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आ सके। उसके बाद अगर मान के चले कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है। तो उस केस में अगर उसने बैंक से सिक्योर लोन भी लिया हुआ है ना, उसने अपनी कोई सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, तब भी जो बैंक है वो यहाँ पर डायरेक्टर से पर्सनल गारंटीज जो है वो लेते हैं, ताकि उनके पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आ सके। उसके बाद अगर मान के चलिए कि एसेट के ऊपर हमने चार्ज क्रिएट किया है। ठीक है। पर जब हमने लोन डिसवर्स किया था 2015 के अंदर किया था, और हमें पता है कि 1 साल लग जाएगा चार्ज क्रिएट करने में, यानी कि 2016 में जाकर एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो ये जो 1 साल का गैप है, यहाँ पर बैंक ज़्यादा रिस्क फेस करेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया ही नहीं है। तो वो एसेट को अपने पोजीशन में लेकर सेल नहीं कर सकती है। ठीक है। उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर पर्सनल गारंटी जो है वो ले लेती हैं।
पर्सनल गारंटी जो है वो ले लेती हैं डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, ताकि वो इस रिस्क को मैनेज कर पाए। उसके बाद अगर मान के चलिए कोई सब्सिडरी है वो फाइनेंशियली वीक है, तो उस केस में जो बैंक है वो पेरेंट कंपनी की पर्सनल गारंटी जो है वो लेती है कि आप यहाँ पर सब्सिडरी की गारंटी लीजिए कि अगर सब्सिडरी लोन नहीं देगी तो आप हमें लोन रिपे कर दोगे, और तभी यहाँ पर वीक सब्सिडरीज को बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक मान के चलिए ग्रुप कंपनी है, उसके अंदर फंड्स की इंटरलॉकिंग हो रही है, यानी कि मान लो अगर 5 कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो मिक्स हो चुके हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, वो मिक्सली, मतलब मान के चलो 5 कंपनी ने 100 करोड़ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज किए हैं और वो इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन कितना यूज कर रहा है, मिक्स हो गया है पूरी तरीके से, तो इसको हम इंटरलॉकिंग ऑफ फंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, तो बैंक यहाँ पर पर्सनल गारंटीज जो है वो लेती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चार्ज ओवर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था, ये चार्ज होता क्या है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। देखो, मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसने एक्सवाईजेड बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और इसने अपनी एक इंपॉर्टेंट एसेट जो कि है उसकी बिल्डिंग, उसको बैंक के पास गिरवी रख दिया है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी दे दिया है, ठीक है। अब बैंक ना इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है कि बैंक यहाँ पर एक लीगल क्लेम जो है वो क्रिएट करेगा कि अगर ये डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास राइट है कि वो एसेट को अपने पोजीशन में लेकर सेल कर सकता है बिना कोर्ट में जाए, सिर्फ इसी एक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये चार्ज बेसिकली क्या होता है, एक लीगल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो लेंडर होता है वो बेसिकली बॉर्वर की एसेट में एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है अपना, यानी कि एक लीगल क्लेम जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि अगर बॉर्वर फेल होता है पेमेंट करने में तो लेंडर जो है वो अपने लोन को रिकवर कर पाए एसेट्स को सेल करके, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये अलग तरह के होते हैं, ये जो चार्ज क्रिएट किए जाते हैं सिक्योरिटीज के ऊपर, ये अलग तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो चार्ज होता है वो होता है मोर्टगेज, ठीक है। तो देखो, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड या फिर बिल्डिंग, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर मोर्टगेज का चार्ज जो है वो क्रिएट किया जाता है बैंक के द्वारा। इसमें होता क्या है, तो जो आपकी एसेट की ऑनरशिप होती है, ठीक है, ऑनरशिप इंटरेस्ट होता है, जैसे कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्डिंग के या फिर लैंड के, वो यहाँ पर बॉर्वर बैंक के पास डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। जैसे जमीन के जो कागजात है वो यहाँ पर बॉर्वर बैंक के पास जो है वो डिपॉजिट करवा देता है, और बैंक उन कागजात को अपने पास तब तक रखता है ताकि बॉर्वर लोन की रिपेमेंट ना कर दे, ठीक है। उसके बाद है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि मशीनरी, इन्वेंट्री, व्हीकल, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। हाइपोथिकेशन चार्ज के अंदर होता क्या है, तो एसेट का जो पोजीशन है वो बॉर्वर के पास ही रहता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई व्हीकल खरीदा और उसको आपने बैंक के पास गिरवी रख दिया, तो व्हीकल आपके पास है, आप उसे यूज करोगे, ठीक है। बस इसके ऊपर एक लीगल क्लेम है बैंक का कि अगर लोन की रिपेमेंट नहीं की है तो बैंक इस व्हीकल को अपने पोजीशन में ले सकता है और इसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लेज, जो प्लेज का चार्ज होता है ये भी मूवेबल एसेट्स के ऊपर ही क्रिएट किया जाता है। अब प्लेज में होता क्या है, तो जो बॉर्वर होता है ना, वो एसेट का पोजीशन लेंडर को दे देता है। जैसे गोल्ड लोन हो गया, आप गोल्ड लोन लेते हो तो जो गोल्ड है वो आप बैंक को दे देते हो, ठीक है। गोल्ड का जो पोजीशन है वो बैंक के पास रहता है, और गोल्ड को बैंक अपने पास तब तक रखता है जब तक आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर देते हो। उसके बाद लीन, अगर हम लीन की बात करें, लीन में क्या होता है, तो देखो, लीन एक राइट होता है, एक राइट होता है, ठीक है, बैंकर का, कि वो बॉर्वर की किसी पर्टिकुलर एसेट या फिर सभी एसेट्स को अपने पास तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक कि बॉर्वर सभी लोन की रिपेमेंट जो है वो नहीं कर देता है, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर देता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक मान के चलिए यहाँ पर एबीसी बैंक है, ठीक है। एबीसी बैंक ने एक एक्स पर्सन को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, और एक्स पर्सन ने एबीसी बैंक के अंदर 10 लाख की एक एफडी कराई हुई है। तो एबीसी बैंक के पास राइट है कि वो इस एफडी को अपने पास तब तक होल्ड करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, जब तक कि ये एक्स पर्सन जो है 10 लाख लोन की रिपेमेंट नहीं कर देता। तो ये जो राइट है, ये जो चार्ज है, ये आपका लीन कहलाएगा। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट के अंदर जो बॉर्वर होता है ना, वो बेसिकली अपना जो राइट होता है किसी पेमेंट को रिसीव करने का, वो लेंडर को ट्रांसफर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक ए पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि मेच्योर होगी 10 साल के बाद, ठीक है, और 10 साल के बाद ए पर्सन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ए पर्सन ने क्या किया, एबीसी बैंक के पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख दी और उससे 10 लाख रुपए का लोन लिया।
और ए ने राइट ट्रांसफर कर दिया एबीसी बैंक को कि आप 10 साल के बाद ये जो 10 लाख रुपए है वो रिसीव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट का चार्ज होता है, ये आपका असाइनमेंट का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के चार्ज होते हैं जो कि सिक्योरिटीज के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसवर्सल ऑफ लोन्स। क्या है आपका यहाँ पर डिसवर्सल ऑफ लोन्स? तो देखो, दो तरह के लोन होते हैं, एक आपके वर्किंग कैपिटल लोन और एक आपके टर्म लोन। तो अलग अलग तरीके से इनको डिसवर्स किया जाता है। जिससे सबसे पहले अगर हम वर्किंग कैपिटल लोन की बात करें तो देखो, नॉर्मली एक बैंक जो है कैश क्रेडिट अकाउंट के थ्रू जो है वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करता है बोरोवर को। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है, वो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए आया है एबीसी बैंक से। तो एबीसी बैंक पहले ए पर्सन का कैश क्रेडिट अकाउंट अपने पास ओपन करेगा। ठीक है, और इसके थ्रू वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, जैसे 50,000 की। तो ये जो पर्सन है वो इस अकाउंट से 50,000 रुपये तक विड्रॉ जो है वो कर सकता है, यानी कि लोन ले सकता है। ठीक है, और सभी के सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो इसी अकाउंट से जो है वो राउट किए जाते हैं। ओके, अब एक जो आपका बोरोवर है, अगर मान के चलिए ए पर्सन है, उसने एबीसी बैंक के पास कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो अब एबीसी बैंक से बिना पूछे ये किसी और बैंक के पास कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है, ना ही करंट अकाउंट, ठीक है, ना ही कैश क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, हालांकि अगर ये बैंक अप्रूव कर देता है, जैसे इसको लग रहा है कि ए पर्सन को अकाउंट खुलवाना जरूरी है, तो ये अप्रूव जो है वो कर सकता है, तब ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। पर इस केस में जो बोरोवर है उसे इस बैंक की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी रिपोर्ट जो है इस बैंक के पास सबमिट करवानी जरूरी है, ताकि अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, कैश क्रेडिट के अंदर ना एक ड्राइंग पावर होती है, जिसको यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद डिटरमाइन किया जाता है, और जो बोरोवर होता है वो इस ड्राइंग पावर के अंडर ही फंड्स को विड्रॉ करवा सकता है। ठीक है, अगर ए पर्सन की ड्राइंग पावर है 50,000 रुपये, तो कैश क्रेडिट अकाउंट से 50,000 रुपये ही विड्रॉ करवा सकता है, उससे ज्यादा नहीं विड्रॉ करवा सकता। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम कंपनी के केस में बात करें तो अगर सारा का सारा पैसा कैश क्रेडिट अकाउंट से दिया जाएगा ना, तो बैंक के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बैंक इतने सारे फंड्स को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, जो टोटल वर्किंग कैपिटल लोन है, जैसे कि मान के चले 100 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक पार्ट होता है आपका फिक्स टर्म लोन। ठीक है, एक आपका फिक्स टर्म लोन होता है और एक आपका कैश क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 60 करोड़ रुपए बैंक ने टर्म लोन की फॉर्म में कंपनी को दे दिए वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, और बाकी 40 करोड़ रुपए जो है वो कैश क्रेडिट अकाउंट के थ्रू दे दिए। तो यही मैकेनिज्म नॉर्मली फॉलो किया जाता है जब वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो आपका टर्म लोन है, जैसे अगर मान के चलिए 100 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल लोन है, तो अगर आपका मान के चलिए यहाँ पर 100 करोड़ का लोन है, अगर आपका यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का लोन है, ठीक है, तो इसमें से कितना हिस्सा टर्म लोन होगा और कितना हिस्सा कैश क्रेडिट का होगा, वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी है, जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे नॉर्मली ये जो गाइडलाइंस है वो लार्ज बोरोवर के लिए दी गई है, जिन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम से 150 करोड़ से ज़्यादा बोरो किया होता है। ठीक है, तो मिनिमम लोन कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है 60%। जैसे अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 10 करोड़ की है, तो इसका 60% कितना होगा, 6 करोड़। तो मिनिमम 6 करोड़ तो टर्म लोन की फॉर्म में दिया ही जाएगा वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। यानी कि अगर 10 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन है तो मिनिमम 6 करोड़ रुपए जो है वो टर्म लोन की फॉर्म में दिए जाएंगे बोरोवर को। ठीक है, हालांकि इस रेशो को बैंक अपनी मर्जी से इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोन टेन्योर और स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, जो लोन कंपोनेंट है, यानी कि जो टर्म लोन है ना, फिक्स टर्म लोन है, उसका टेन्योर कम से कम 7 दिनों का होना चाहिए। ठीक है, हालांकि जो बैंक है वो बोरोवर के साथ कंसल्ट करके, बोरोवर के साथ बातचीत करके इसको कस्टमाइज कर सकता है, बढ़ा या फिर कम कर सकता है। और बैंक चाहे तो वो पूरे लोन को मल्टीपल वर्किंग कैपिटल लोन में स्प्लिट भी कर सकता है। जैसे 6 करोड़ का टर्म लोन है ना, तो वो 6 डिफरेंट लोन्स के अंदर इसको स्प्लिट कर सकता है, यानी कि वो 1-1 करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दे सकता है। ठीक है, वो बोरोवर के कैश फ्लो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर कंजोर्टियम और मल्टी बैंकिंग अरेंजमेंट है, तो उस केस में कंजोर्टियम लैंडिंग के केस में जो मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली इंश्योर करना है कि लोन कंपोनेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस किया जाए। ठीक है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। अगर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, उस केस में जो ईच बैंक है
वो यहाँ पर इंश्योर करेगा कि वो इंडिविजुअली सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा वर्किंग कैपिटल लोन देते वक्त। उसके बाद अगर रीपेमेंट एंड रोल ओवर की अगर हम बात करें तो देखो जो बैंक है वो रीपेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी सेट कर सकता है, यानी कि जो बॉर्रोवर है वो लोन को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, रिपे कर सकता है, या फिर वो एक ही बार में सारा पैसा बैंक को रिपे कर सकता है। हालांकि यहाँ पर IRAC की जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं, और रोल ओवर भी परमिटेड है कि जो बॉर्रोवर है अगर वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करता है तो उसको रोल ओवर्स भी मिल जाते हैं, यानी कि एक ही फैसिलिटी के अंदर वो मल्टीपल बार फंड्स को विड्रॉ करवा सकता है। उसके बाद अनड्रॉन लिमिट चार्जेस की अगर हम बात करें तो देखो अगर मान के चलिए कि 6 करोड़ का यहाँ पर लोन दिया गया था वर्किंग कैपिटल लोन, और जो पर्सन है बॉर्रोवर उसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए का ही लोन लिया है और 2 करोड़ वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक यहाँ पर 20% इसका जो है 2 करोड़ का जो 20% है, 2 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 लाख रुपीज़। ठीक है, 40 लाख रुपीज़ जो है वो मानेगा कि ये रियल लोन है, कि बैंक ने 40 लाख रुपीज़ का लोन जो है वो दे दिया है, और फिर उसके हिसाब से ही वो अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखेगा। देखो ये जो अनड्रॉन फैसिलिटी यानी 2 करोड़ की जो अनड्रॉन फैसिलिटी है ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। ठीक है, पर बैंक क्या करेगा इसमें से 20%, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर 20% है, इसका 20% यानी कि 40 लाख मानेगा कि एक्चुअली में उसने लोन दे दिया है और उसको लोन के जैसे ट्रीट करेगा और उतना ही रिस्क फेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखेगा। अब बात करेंगे टर्म लोन की, तो टर्म लोन के केस में यहाँ पर कैसे डिसबर्समेंट की जाती है, तो देखो अगर सिंगल परचेज के लिए आप लोन ले रहे हो, जैसे आप अगर एक बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर आप एक मशीनरी खरीद रहे हो, तो यहाँ पर नॉर्मली आपको पेमेंट एक बार में करनी होती है। तो यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है टर्म लोन वो एक ही बार में मिल जाता है। जैसे मान के चलिए एक ABC कंपनी है, उसको एक मशीन खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो उसको पेमेंट 10 लाख रुपए एक ही बार में करनी है, तो बैंक इसको 10 लाख रुपए एक ही बार में दे देगा। ठीक है, एक ही बार में डिस्बर्स कर देगा। बस होता क्या है कि यहाँ पर ना बॉर्रोवर को पहले कोई मार्जिन डिपॉजिट करवाना होता है बैंक के पास। जैसे मान के चलिए बॉर्रोवर का मार्जिन है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए वो बैंक को डिपॉजिट करवाएगा। फिर बैंक क्या करेगा, ये जो 10 लाख रुपए है ना वो डायरेक्टली सप्लायर के अकाउंट में डाल देगा। जैसे सप्लायर है XYZ, जिससे आप मशीन खरीदना चाहते हो, तो 10 लाख रुपए सप्लायर के अकाउंट में चले जाएंगे और आपको यहाँ पर मशीन जो है वो मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। हालांकि अगर मान के चलिए बॉर्रोवर ने कोई एडवांस पेमेंट सेलर को की हो, जैसे ABC कंपनी ने 1 लाख रुपए की पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी की हुई थी सेलर को, तो ये 1 लाख रुपए बॉर्रोवर के कंट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जैसे बॉर्रोवर का टोटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख रुपए तो ऑलरेडी इसने सेलर को दे दिया है, तो वो 1 लाख रुपए बैंक को यहाँ पर देगा, और बैंक जो है वो सिर्फ 9 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर दे देगा सप्लायर को, यानी कि सप्लायर के अकाउंट में डाल देगा। हालांकि जो पर्सनल लोन्स होते हैं ना, उस केस में जो अमाउंट होती है वो डायरेक्टली बॉर्रोवर के अकाउंट में जाती है। यहाँ पर देखिए जो पैसा है, लोन का पैसा है, वो बॉर्रोवर के अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो किसके अकाउंट में जा रहा है, वो ही सेलर के अकाउंट में जा रहा है। पर पर्सनल लोन के केस में पैसा बॉर्रोवर के अकाउंट में ही जाता है। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर डिस्बर्समेंट कैसे की जाती है। देखो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि 5 साल या फिर 10 साल चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन डिस्बर्स किया जाता है वो दिया जाता है प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर 10% कंप्लीट हो गए तो 10% लोन दे दिया जाएगा, है ना। अगर 20% कंप्लीट हो गया है तो 20% का यहाँ पर लोन जो है वो दे दिया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे बैंक जो है वो लोन डिसबर्स करता जाएगा। ठीक है, बैंक नॉर्मली RBI ने यहाँ पर 3 मेथड्स बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग बैंक यहाँ पर टर्म लोन दे सकता है, डिसबर्स कर सकता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। पहला जो मेथड है वो है फुल अपफ्रंट कॉन्ट्रीब्यूशन। मान के चलिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर टोटल 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए तो ऑनर इन्वेस्ट करेंगे, ऑनर की इक्विटी है, और 8 करोड़ रुपए आपने बैंक से यहाँ पर लोन लिया है। ठीक है, तो पहले मेथड के अंदर जो बॉर्रोवर है वो सबसे पहले अपना पोर्शन कंप्लीट लगाएगा प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि वो 2 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और उसके बाद जो बैंक है वो यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि बॉर्रोवर अगर 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगा उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक यहाँ पर देगा लोन की। ओके, उसके बाद पार्शियल अपफ्रंट विद स्टेज इन्फ्यूजन। इसमें क्या होता है, तो जो बॉर्रोवर है ना वो पहले पार्शियल इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे बॉर्रोवर का कंट्रीब्यूशन था 2 करोड़, तो बॉर्रोवर ने 50% इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैंक क्या करेगा, वो फंड्स को डिसबर्स करना स्टार्ट कर देगा जैसे जैसे काम यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो ऑनर है वो भी यहाँ पर अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 करोड़ का जो बचा है 50%, वो धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट करता जाएगा। और तीसरा होता है प्रोपोर्शनल फंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है और जो ऑनर है वो एक साथ पैसा लगाते हैं। जैसे अगर 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो 50% बैंक यहाँ पर लोन की फॉर्म में देगा और 50% जो है वो यहाँ पर ऑनर लगाएगा, यानी कि 50 लाख बैंक देगा और 50 लाख ऑनर लगाएगा। ठीक है,
तो पहले वाले मेथड के अंदर लो रिस्क है क्योंकि ऑनर का सारा पैसा लग गया होता है, तो यहाँ पर रिस्क कम होता है। यहाँ पर मीडियम रिस्क होता है क्योंकि ऑनर हो सकता है कि बाद में काम छोड़कर चला जाए, और यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होता है, बैंक को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट। अब ये कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, तो देखो जब कभी बॉरोवर इतना बड़ा लोन मांग लेता है जिसको एक सिंगल बैंक नहीं दे पाता है, तो उस केस में कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक एबीसी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने 500 करोड़ रुपए का लोन मांग लिया एक्स बैंक से, ठीक है। अब एक्स बैंक की इतनी औकात नहीं है कि वो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का लोन एबीसी कंपनी को दे पाए। कहने का मतलब है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए का लोन दे पाए। तो इस केस में कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट का यूज किया जाएगा। इसमें होगा क्या, जो एक्स है वो बाकी कुछ और बैंकों के साथ में मिलकर यहाँ पर लोन देगा। तो मान के चलिए एक्स ने दो बैंक एक्स और वाई और जेड इसको बुलाया, मिलाया, उनके साथ बातचीत की और कहा कि हम तीनों मिलकर 500 करोड़ रुपए का लोन देते हैं एबीसी कंपनी को, इससे हम तीनों का फायदा होगा। तो तीनों ने मिलकर 500 करोड़ रुपए का लोन एबीसी कंपनी को दिया। एक्स ने मान लो 200 करोड़ रुपए का दिया, वाई ने 100 करोड़ और जेड ने 100 करोड़, ठीक है। जेड ने 200 करोड़, टोटल 500 करोड़ का लोन दे दिया गया। तो ये आपका कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट जो है वो कहलाएगा। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा बैंक ज्वाइन करते हैं एक साथ एग्रीमेंट के थ्रू, और वो यहाँ पर एक सिंगल बॉर्वर को क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस अप्रोच का यूज तभी किया जाता है अगर बॉर्वर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक्सीड कर जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल लैंडिंग की, किसी भी इंडिविजुअल बैंक की कैपेसिटी से, या फिर बैंक की रिस्क एपेटाइट से इंक्रीज हो जाती है कि बैंक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है अकेला। तो इन्होंने देखो फंड्स को भी शेयर किया और रिस्क को भी यहाँ पर जो है वो शेयर कर लिया है आपस में। नॉर्मली कंसोर्टियम बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर एक आपका यहाँ पर लीड बैंक होता है। क्या होता है, आपका यहाँ पर लीड बैंक होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मान के चलिए जो एक्स बैंक है वो लीड बैंक है। अब ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि क्रेडिट अप्रेजल करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, डॉक्यूमेंट साइन करवाने, ये सारे काम यहाँ पर लीड बैंक जो है वो करता है। नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो आपसी सहमति से लीड बैंक को सिलेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद आता है मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर जो एक सिंगल बॉर्बर होता है, जैसे कि एबीसी कंपनी, वो क्या करता है, खुद ही मल्टीपल बैंक से लोन लेता है। जैसे उसे 500 करोड़ रुपए की जरूरत थी, ठीक है, तो उसने एक बैंक से लोन लेने के बजाय 5 बैंकों से लोन लिया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 5 बैंकों ने मिलकर 500 करोड़ रुपए का लोन दिया एबीसी कंपनी को, पर ये 5 बैंकों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इसने 5 बैंकों से सेपरेटली लोन लिया है। तो ये आपका मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट जो है वो कहलाएगा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई भी लीड बैंक नहीं होता है, कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ होता है बैंकों के बीच में, ठीक है। सारी बैंक्स अपना काम खुद ही करती हैं। हालांकि आपसी सहमति से अगर उनको पता चल जाता है कि इस बॉर्वर ने और भी बैंकों से लोन लिया है, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं, पर ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के रिगार्डिंग अंडर द कंसोर्टियम मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है। जैसे कि सबसे पहले मैंडेटरी बॉर्वर डिक्लेरेशन। देखो अगर एक बैंक किसी बॉर्वर को लोन देना चाहता है, ठीक है, तो बैंक को ना पहले बॉर्वर से एक डिटेल डिक्लेरेशन लेना होगा, जिसके अंदर बॉर्वर जो है वो डिक्लेयर करेगा कि उसने इस बैंक से पहले कहां कहां से किस किस बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज ली हैं, ताकि लोन देने वाले बैंक को पता चल सके कि इस बॉर्वर ने पहले कहां कहां से लोन जो है वो लिया हुआ था, ठीक है। तो लोन को सैंक्शन करने से पहले बॉर्वर से डिक्लेरेशन लेनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर बैंक्स हैं, जो आपके यहाँ पर बैंक है, जैसे मान के चलिए ए और बी और सी 3 बैंक है, इन्होंने एक सिंगल बॉर्वर एक्स को यहाँ पर लोन दिया, ठीक है। तो बैंकों को ना रेगुलरली बेसिस पे एक दूसरे से बॉर्वर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करना जरूरी है, एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, कि एक्स यहाँ पर कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर रहा है। ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी ए को बताएगा और ए सी को बताएगा, ऐसे आपस में ये शेयर करेंगे। उसके बाद जो स्टैच्यूटरी कंप्लायंस है उसको चेक करने के लिए प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। प्रोफेशनल जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बैंक उनसे सर्टिफिकेट लेगा, जिसके अंदर जो आपके प्रोफेशनल्स हैं सर्टिफाई करेंगे कि कंपनी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर सर्टिफिकेशन मिल जाता है तभी यहाँ पर बैंक को लोन देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। तो बैंक को ना जो क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उनका भी यूज करना है, ताकि उससे वो जान पाए कि बॉर्वर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, उसने कहाँ कहाँ से कब कब लोन जो है वो लिया था। उसके बाद लोन एग्रीमेंट के अंदर कॉन्फिडेंशियल क्लोजेस पहले ही डाल देने चाहिए,
ताकि जब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बारी आए तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, यानी कि बॉरोवर ये ना कहे कि आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते दूसरी बैंक के साथ, या फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। आप पहले ही बताओगे एग्रीमेंट के अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है प्री सैंक्शन इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन। तो फ्रेश लोन, एडॉक लोन देने से पहले या फिर एग्जिस्टिंग लोन को रिन्यू करने से पहले जो आपका बैंक होगा वो पहले इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा अदर बैंक से, और जब इंफॉर्मेशन उसको अदर बैंक से मिल जाएगी बॉरोवर के बारे में तभी वो लोन देगा, अदरवाइज वो लोन नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। उसके बाद जो अप्रेजल प्रोसीजर होगा ना उसका भी एक टाइम पीरियड होगा। जैसे अगर कंसोर्टियम अरेंजमेंट है ना तो उस केस में एक टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर सभी बैंकों को परफॉर्मेंस क्रेडिट अप्रेजल करनी जरूरी, ताकि जल्दी से यहाँ पर क्रेडिट अप्रेजल हो सके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिंडिकेशन ऑफ लोन। देखो सिंडिकेशन ऑफ लोन ना कंसोर्टियम अरेंजमेंट के जैसा ही होता है। सिंडिकेशन ऑफ लोन के अंदर भी दो या दो से ज्यादा बैंक साथ में मिलकर जो है एक सिंगल बॉरोवर को लोन देते हैं, उनके बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और एक यहाँ पर लीड बैंक होता है जो कि यहाँ पर सभी चीजों को अरेंज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, क्रेडिट अप्रेजल करता है, क्रेडिट मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, सिंडिकेशन प्रोसेस की हेल्प से जो बॉरोवर है वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, ठीक है, ताकि उनको ज्यादा रिस्क फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग है क्या? इसको हम क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फुली ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है जो कि यहाँ पर लोन की पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है, लोन एप्लीकेशन से लेकर लोन डिसबर्समेंट तक सभी चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, इस सिस्टम की हेल्प से हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोन को प्रोसेस कर पाते हैं, लोन को डिसबर्स कर पाते हैं और लोन एप्लीकेशन को चेक कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सवाईजेड बैंक है, वो इस सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, तो जितने भी लोन एप्लीकेशंस आएंगी एक्सवाईजेड बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे, क्रेडिट अप्रेजल कर पाएंगे। ठीक है, और उससे ही यहाँ पर लोन को सैंक्शन किया जाएगा और लोन को डिसबर्स किया जाएगा। ठीक है, सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर बहुत ही कम होती है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग की यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा होता है बैंक को। सबसे पहले देखो यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन आती है। अब जो एसटीपी है वो सेंट्रलाइज और यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो करता है लोन अप्रेजल के लिए, सैंक्शनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस के लिए, जिससे इनकंसिस्टेंसी को हम एलिमिनेट कर पाते हैं, बाइसनेस को एलिमिनेट कर पाते हैं, जिससे यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन आती है। उसके बाद रेगुलेटरी एंड पॉलिसी कंप्लायंस। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये जो आपका एसटीपी सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली जो है लेंडर के इंटरनल लोन पॉलिसीज और एक्सटर्नल रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन है तभी उसे आगे प्रोसेस करता है और अप्रूव करता है। तो यहाँ पर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हम पॉलिसी के साथ कंप्लायंस भी कर पाते हैं, और टर्न अराउंड टाइम को भी ये रिड्यूस कर देता है ड्रास्टिकली, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन काफी ज्यादा कम होती है, तेजी से काम होता है, तो टाइम कम हो जाता है, हम जल्दी से जो है लोन को प्रोसेस कर पाते हैं और उसको डिसबर्स भी कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी स्टाफ की इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि देखो जो स्टाफ है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर काम टेक्नोलॉजी कर रही होती है, ऑटोमेटिक हो रहा होता है, तो वो अपने जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको परफॉर्म करते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और कस्टमर कन्वीनियंस एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि कस्टमर का काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लैंडिंग के अंदर रिस्क को मिटिगेट करना जरूरी है। लैंडिंग के अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इंडस्ट्री बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, कंट्री रिस्क, एक्सचेंज रिस्क। तो इन सभी रिस्क को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है और मिटिगेट करना जरूरी होता है, तभी हम सही तरीके से लोन जो है वो दे सकते हैं। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के अंदर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव है, वो यहाँ पर सभी रिस्क एलिमेंट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको मिटिगेट भी कर देता है। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो एसटीपी सिस्टम होते हैं इनको ये जो डेटाबेस होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी उसका एक्सेस होता है, जिससे वो नेसेसरी रिस्क डेटा जो है वो उठा पाते हैं और उससे रिस्क को मिटिगेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जल्दी से बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर ऑल इज क्लियर और नो, ऑल इज क्लियर।
अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40 प्लस इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।